तो चलिए आज एक ऐसी क्लासिक नोयार मिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई देता है। परत दर परत राज खुलेंगे। और सुनिए कहानी की पहली ही लाइन। ये लाइन ही काफी है हमें उस शहर की, ब्लैकस्टोन शहर की अंधेरी रहस्यमयी गलियों में खींचने के लिए। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में कोई ना कोई राज छिपा है और आपको महसूस होने लगता है कि यहां कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब यही तो इस कहानी का सबसे सबसे दिलचस्प पहलू है ना, कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है। नहीं, ये एक पहेली है, एक खेल। और जानते हैं इस खेल को शुरू किसने किया? खुद मरने वाले ने। एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई, हर एक किरदार एक खिलाड़ी है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है असंभव केस। हमारी कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव एड्रियन कोल से, एक ऐसा जासूस जो नामुमकिन केसों को सुलझाने के लिए जाना जाता है। और एक दिन उनके ऑफिस में एक बेहद हताश क्लाइंट आती है, एलेनोर ग्रेव्स। एलेनोर पूरी तरह से डरी हुई है। उसे पक्का यकीन है कि उसके बहुत अमीर पिता विक्टर ग्रेव्स की बालकनी से गिरकर जो मौत हुई है वो कोई मामूली हादसा नहीं था। उसे लगता है कि ये एक सोची समझी हत्या थी और अब कातिल उसके पीछे पड़ा है। और फिर वो ये बताती हैं उसके पिता की आखिरी चेतावनी, सिर्फ 3 शब्द जो एक साधारण से लगने वाले केस को एक खतरनाक साजिश में बदल देते हैं। किसी पर भरोसा मत करना। सोचिए, ये शब्द बस हवा में तैर रहे हैं और सीधा इशारा कर रहे हैं कि खतरा वो बाहर से नहीं बल्कि किसी बहुत करीबी से है। बस यहीं से केस की असल शुरुआत होती है। एड्रियन को पहला बिल्कुल ठोस सबूत मिल जाता है। बालकनी की रेलिंग टूटी नहीं थी, उसे काटा गया था। मतलब साफ है, ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया हुआ मर्डर है। डिटेक्टिव कोल समझ जाते हैं खेल अब शुरू हो चुका है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, विरासत का खेल। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अब मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं रह गया है। नहीं, ये एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य पर कब्जे का भी है। और सबसे अजीब बात, विक्टर ग्रेव्स ने मरने के बाद भी इस खेल के नियम खुद ही तय किए हैं। जरा सोचिए इस बारे में। विक्टर ग्रेव्स ने अपनी ही मौत को एक कंपटीशन बना दिया। वसीयत में साफ साफ लिखा है, जो भी कातिल को ढूंढ निकालेगा उसे उसकी पूरी जायदाद, उसका पूरा साम्राज्य मिलेगा। अब इस एक शर्त ने हर किसी को कत्ल करने का और सच को छिपाने का एक बहुत बहुत मजबूत मकसद दे दिया है। तो चलिए इन खिलाड़ियों से मिलते हैं। सबसे पहले सौतेला बेटा डैनियल, जो जुए के कर्ज में सिर से पांव तक डूबा हुआ है। फिर है चाचा मार्कस, जिसे कुछ ही दिन पहले कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तीसरा है पार्टनर हैरोल्ड फिंच, जो चोरी छुपे अपनी ही एक अलग कंपनी खड़ी कर रहा था। और हाँ, खुद एलेनोर भी, जो अपने पिता के काले कारनामों के बारे में सब जानती थी। मतलब शक की सुई तो हर किसी पर घूम रही है। और ये खेल शुरू होते ही दाव और भी ऊंचे हो जाते हैं। खतरा सचमुच बढ़ जाता है। एलेनोर की जान लेने की कोशिश होती है। उसकी कार में एक बम मिलता है। अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कातिल वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो हर हाल में सच को दफन रखना चाहता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में, कातिल का साया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला और भी गहरा और पेचीदा होता जाता है। एड्रियन को एहसास होता है कि ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार और रहस्यों की एक बहुत गहरी खाई है। और फिर एड्रियन को विक्टर की स्टडी में एक छिपी हुई तिजोरी मिलती है। और उसके अंदर क्या था? भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा। लेकिन उससे भी जरूरी, एक काली नोटबुक जिसमें एम वेल नाम के किसी रहस्यमयी इंसान को ब्लैकमेल के लिए दिए गए पैसों का जिक्र है। अब ये एम वेल कौन है? एक और नई पहेली हमारे सामने आ खड़ी होती है। और तभी एक और लाश मिलती है। परिवार का वकील, जिसे शायद कुछ पता चल गया था, उसे जहर दे दिया जाता है। और कातिल इस बार एक निशान छोड़कर जाता है, उसकी डेस्क पर शतरंज का एक काला राजा। ये एक मैसेज है। कातिल सिर्फ बेरहम नहीं है, वो इस पूरे मामले को एक शतरंज के खेल की तरह देख रहा है। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में हैं, शिकार का खलनायक। क्लाइमैक्स अब बहुत करीब है। एड्रियन समझ चुका है कि कातिल बहुत शातिर है, उससे यूं ही नहीं पकड़ा जा सकता। उसे बाहर निकालने के लिए एक जाल बिछाना ही होगा। तो एड्रियन एक पूरा ड्रामा तैयार करता है। अचानक बत्तियां गुल हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है और फिर एक गोली चलने की आवाज आती है। कमरे में मौजूद सब लोग डर के मारे चीख पड़ते हैं।
लेकिन एड्रियन की नज़रें और कान बहुत तेज हैं। वो एक बहुत छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बात पकड़ लेता है। एलेनोर की चीख वो गोली चलने की आवाज़ से एक पल पहले निकली थी, जैसे जैसे उसे पहले से पता हो कि गोली चलने वाली है। बस इस एक छोटे से शक ने एड्रियन के दिमाग में घंटी बजा दी। वो चुपके से एलेनोर के कमरे की तलाशी लेता है और उसे वहां जो मिलता है वो इस केस की, इस कहानी की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख देता है। क्या मिलता है उसे? बर्न ऑफ फोन्स, ब्लैकमेल करने वाली तस्वीरें, उस बड़ी सी हवेली के गुप्त रास्तों के नक्शे, एक पिस्तौल जिसमें से एक गोली गायब है, और सबसे बड़ा सबूत एक पासपोर्ट, एक दूसरे नाम से, मारा वेल। जी हां, वही एमवेल जिसका जिक्र उस काली नोटबुक में था। तो अब पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एलेनोर ग्रेव्स, जो अब तक एक दुखी बेटी और बेचारी शिकार बनी हुई थी, असल में मारा वेल है। वो उस आदमी की बेटी है जिसे सालों पहले विक्टर ग्रेव्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो शिकार नहीं, वो तो शिकारी है जो अपना बदला लेने आई है। और जब सच सामने आता है तो मारा अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। वो इसे बदला नहीं, इंसाफ कहती है। उसका मानना है कि उसने बस वही किया जो कानून कभी नहीं कर पाया। उसने उन सभी को सजा दी जिन्होंने मिलकर उसके परिवार को तबाह कर दिया था। और आखिर में होता भी यही है। मारा का बदला एक तरह से पूरा हो ही जाता है। उसके कामों की वजह से ग्रेव साम्राज्य का सारा भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ जाता है और वो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने मारा के परिवार को तबाह किया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये कहानी सिर्फ कातिल और शिकार की नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे अन्याय एक इंसान को किस हद तक जाने पर मजबूर कर सकता है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या मारा सिर्फ एक कातिल थी या फिर इंसाफ का एक बहुत ही क्रूर रूप।